नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक इंग्लिश का क्लास 10th सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड का बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका चैप्टर है भोली, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दोस्तों ये कहानी जो भोली की है ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये हमारे देश में जिस तरीके का कल्चर आजादी से पहले था, जिस तरीके के रीति रिवाज थे, उन रीति रिवाजों की एक छोटी सी झलक है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, कहानी बहुत मार्मिक भी है। दोस्तों कहानी शुरू होती है, छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लंबरदार रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था, जो रईस था, पैसे वाला था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुलेखा। सुलेखा रामलाल के चौथे नंबर की बेटी थी। दोस्तों सुलेखा का नाम गांव वाले, आसपास वाले, उसके घर वाले भोली कह के उसको बुलाते थे। दोस्तों भोली उसका नाम क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। जब भोली 10 महीने की थी तो चारपाई से उसका सर टकराया। सर टकराने की वजह से उसके ब्रेन को डैमेज हुआ, जिससे वो और जो एक्टिव बच्चे होते थे उनसे काफी बैक चली गई। वो और बाकी के एक्टिव बच्चों की तरह नहीं थी, जिस वजह से गांव वाले या घर वाले सब लोग उसको भोली कह के बुलाते थे। दोस्तों भोली पर नेचुरल मार, प्रकृति की जो मार थी वो इतनी पड़ी कि भोली जब 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गए। स्मॉल पॉक्स से क्या हुआ कि उसके पूरे शरीर पर काले काले धब्बे, पूरे शरीर पर, सिर्फ आंखें बची थी और उसके पूरे शरीर पर काले काले धब्बे छा गए, जिससे वो और भी ज्यादा कुरूप हो गई। दोस्तों जब उसका जन्म हुआ था भोली का, तो जन्म के समय पे बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन 2 साल की जब वो हुई तो उसके साथ जो हादसा हुआ, जो स्मॉल पॉक्स उसके निकले, उस वजह से उसका पूरा शरीर काले धब्बों से भर गया, सिर्फ आंखें बची थी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों आगे होता क्या है, भोली लगभग जब 5 साल की हो गई तब तक बोलना नहीं सीखी। और दोस्तों कुदरत का कहर अभी उस पे होना और बाकी था कि जब वो 5 साल की हुई और जब बोलना सीखी तो वो स्टैमर करने लगी। स्टैमर मींस हकलाने लगी। वो किसी भी शब्द को बहुत लंबे टोन में बोलती थी। दोस्तों भोली को उसके घर में, क्योंकि वो दिमाग से कमजोर थी, शारीरिक रूप से उतनी सुंदर नहीं थी जितनी रामलाल की और अन्य 3 बेटियां थी, उस वजह से उसको घर में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। उसके कोई ज्यादा मित्र मंडली भी नहीं थी। बेचारी घर में ही अपना एक कोने में पड़ी रहती थी और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो स्टैमरिंग प्रॉब्लम था उसके, जो वो स्टैमर करती थी बोलने में, उस वजह से उसको ये लगता था कि कहीं मेरे दोस्त मेरा मजाक ना बनाए, इसीलिए उसने दोस्ती यारी भी ज्यादा नहीं की। दोस्तों भोली की जो सबसे बड़ी बहन थी, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, 3 भाई थे उसके। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे, जिसमें से तीनों बेटे बाहर पढ़ रहे थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। जो बड़ी से छोटी वाली बहन थी, जिसकी शादी ऑलमोस्ट तय हो चुकी थी, और जो तीसरे नंबर की डॉटर थी चंपा जिसका नाम था, उसकी शादी के लिए भी रामलाल लड़के को ढूंढ रहे थे। भोली सबसे छोटी थी। दोस्तों एक बार की बात है, गांव में पहले कोई प्राइमरी स्कूल वगैरह नहीं था। गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। उस प्राइमरी स्कूल के उद्घाटन के लिए जो वहां के तहसीलदार थे वो आए। तो जब वहां के तहसीलदार ने उस प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया, क्योंकि भोली के पिता रामलाल उस गांव के एक अच्छे व्यक्ति थे, बड़े किसान थे, तो रामलाल को भी वहां पे बुलाया गया। तो दोस्तों तहसीलदार ने जब उस प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन किया तो उनको लगा कि रामलाल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अगर मैं कहूं कि, दोस्तों वो जो प्राइमरी स्कूल था वो सिर्फ गर्ल्स के लिए खोला गया था। तो तहसीलदार को यह लगा कि अगर मैं रामलाल से कहूं कि सबसे पहले अगर आप पहल करेंगे अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए, तो गांव के बाकी किसान भी अपनी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। तो दोस्तों तहसीलदार ने रामलाल को कहा कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए।
अब रामलाल बड़ा चिंतित, क्योंकि गांव में उस समय पे बेटियों को शिक्षा देने की कोई प्रथा नहीं थी और ऐसा माना जाता था कि अगर बेटियों को घर के बाहर शिक्षा के लिए भेजा जाएगा तो उनसे शादी कौन करेगा। तो रामलाल बड़ा असमंजस में था। ही वॉज इन ग्रेट डिलेमा। घर आया, अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, तो वाइफ से कहा कि ऐसे ऐसे तहसीलदार ने बोला है। तो वाइफ अपने पति रामलाल पर चिल्ला के पड़ी और चिल्लाते हुए कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर बच्चियों को आप स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। अब रामलाल दुविधा में यूं था कि तहसीलदार की बात को टाल भी नहीं सकता था और अपनी बेटियों को स्कूल भेजे तो भेजे कैसे। तो वहीं उसकी पत्नी ने एक सुझाव दिया कि आप एक काम कर सकते हैं कि जो भोली है उसकी शादी की कोई संभावना नहीं है, 1% चांस है कि अगर उसकी शादी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो दिमाग से कमजोर है, शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है, उतनी सुंदर नहीं है कि उसको कोई लड़का आसानी से मिल जाए। तो आप एक काम कीजिए कि आप भोली को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपसे जो तहसीलदार ने कहा है आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। तो रामलाल कुछ ऐसा ही करते हैं। अगले दिन क्या होता है कि भोली बाहर खेल रही होती है, रामलाल भोली को बाहर से खींच के अंदर लाए हाथ पकड़कर। तो भोली को यह लगा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं आज। भोली ने सोचा कि अभी कुछ दिन पहले पिताजी, उनके घर में एक लक्ष्मी नाम की गाय थी। तो भोली सोच रही है, जब उसके पिताजी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है, उसको घर में अंदर लेके जा रहे हैं, तो भोली ने ऐसा सोचा कि अभी कुछ दिन पहले पिताजी लक्ष्मी नाम की गाय को ऐसे ही पकड़ के ले गए थे और बाहर जाके मार्केट में बेच दिया था, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना करें। तो भोली डरने लगी कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, नो नो। उसने काफी सारी मिन्नतें की कि मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन पिताजी जबरदस्ती उसको अंदर लेके आए और कहते हैं कि तुमको अब स्कूल जाना है। दोस्तों, रामलाल अपनी वाइफ से बोलता है कि आज भोली को अच्छे से रेडी कर दो, अच्छे नए कपड़े पहनाओ, इसको नहलाओ, इसकी चोटी करो, ताकि ये नए ड्रेसअप में स्कूल जाए। दोस्तों, होता क्या है, जैसे ही भोली ने सुना कि नए कपड़े मिलेंगे, नहलाया जाएगा, बाल धोए जाएंगे, तेल डाला जाएगा, चोटी बनाई जाएगी, तो भोली अंदर से मन ही मन कुछ ना कुछ खुश हुई। लेकिन भोली के नसीब में अभी तक क्या था कि जो कपड़े मिलते थे वो अपनी बहनों की जो उतरे हुए कपड़े होते थे उन्हीं को इस्तेमाल करती थी। घर में उसकी कोई भी केयर नहीं करता था। फटे पुराने कपड़े पहनी है, गंदे अगर कपड़े पहनी है, उसकी कोई देखभाल नहीं, वो जैसी है उसी में मस्त रहती थी। तो दोस्तों, उस दिन क्या किया गया, जब उसको स्कूल जाना था तो उसकी माँ ने उसको नहलाया, उसकी चोटी बनाई, बालों में तेल डाला, नए कपड़े पहनाए। अब उसके पिता उसको जबरदस्ती स्कूल में लेके जाते हैं और वहां की जो हेड मिस्ट्रेस जो होती हैं, जो मुख्य अध्यापिका जो होती हैं, उनको भोली को सौंप के और चले आते हैं। अब दोस्तों, भोली को तो स्कूल के बारे में कुछ पता भी न था कि स्कूल आखिर भला क्या है, स्कूल है क्या चीज। स्कूल में जाके जब उसने देखा कि वहां पे कई सारे रूम हैं, कई सारे कमरे हैं और वहां पे बच्चे बुक्स को खोल के पढ़ रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई रिसाइट कर रहा है, कोई याद कर रहा है, तो भोली को बड़ा अजीब सा लगा। भोली ने वहां पे जाके स्कूल में सिर्फ दीवारों पे बनी चित्रकारी को देखना ठीक समझा। तभी कमरे में से मुख्य अध्यापिका आती है और भोली को एक कॉर्नर में बैठने के लिए बोलती है कि भोली आप उस कोने में जाके बैठ जाइए। भोली के कुछ समझ में ना आया और वहां पे जाके बैठ गई और मन ही मन सिर्फ ये सोचने लगी कि जो आसपास की लड़कियां उनमें से किसी न किसी को अपना मित्र बना लेगी। दोस्तों, जब मुख्य अध्यापिका एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी तो बाकी लड़कियों ने यस में आंसर दिया, लेकिन भोली के कुछ भी समझ में ना आया। भोली चुपचाप बैठी रही। दोस्तों, छुट्टी का समय आया, जैसे स्कूल की घंटी बजी बाकी के सारे बच्चे अपने अपने घरों की तरफ भाग निकले, लेकिन भोली की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस कोने को छोड़ सके। दोस्तों, वो एक नए वातावरण में थी, उसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अब जो प्राइमरी स्कूल की मुख्य अध्यापिका थी उन्होंने भोली को बुलाया, भोली से उसका नाम पूछा। तो दोस्तों, भोली डर की वजह से स्टैमर करने लगी, भ भ भ भ लाइक इस तरीके से। तो जो मुख्य अध्यापिका थी उन्होंने भोली को एनकरेज किया कि भोली, हमको किसी के भी सामने कभी
दब के बात नहीं कर, हमारे मन में जो भी भाव या जो भी विचार है वो खुल के सबके सामने रखने चाहिए, बिना ये डरे कि कोई हमारा मजाक उड़ाएगा या क्या करेगा। तो भोली को अध्यापिका की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में भोली ने कभी इस तरीके की आवाज अपने घर में, अपने आसपास नहीं सुनी थी जो कि उसको प्रोत्साहित करे। दोस्तों आगे भोली ने और कोशिश की, स्टैमरिंग करते करते नेक्स्ट टाइम मुख्य अध्यापिका को अपना नाम भ भ भ भो लाइक भोली एक्सप्लेन कर दिया। तो मुख्य अध्यापिका ने जब उसको समझाया तो उसकी बहुत बड़ी छाप पड़ी उसके ऊपर। उसको एक बुक देती हैं और कहती हैं आप इस बुक को पढ़ें, 1 महीने में आप बुक को पढ़ना सीख जाओगी, आगे मैं आपको इससे भी बड़ी बुक दूंगी, फिर आप जब वो सीख जाओगी तो उससे भी बड़ी बुक दूंगी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आपको प्रतिदिन विद्यालय आना होगा, आपको डेली स्कूल आना होगा। तो भोली को मुख्य अध्यापिका की बात बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों कहानी में नया मोड़ आता है, भोली उस दिन के बाद प्रतिदिन स्कूल जाती है रेगुलर वे में। समय आगे बढ़ता है, कई साल बीत गए, कई सालों के बाद भोली अब बड़ी हो चुकी थी, शादी योग्य थी। दोस्तों जो गांव छोटा सा था उसमें भी अब काफी डेवलप हो चुका है। पहले वहां पे जो ट्रेन थी वो स्टेशन पर नहीं रुकती थी, अब ट्रेन भी स्टेशन पे रुकने लगी। उसके बाद गांव में एक रुई की मिल, एक कॉटन मिल वहां पे खोली गई। काफी सारे छोटे मोटे डेवलपमेंट, जो पहले प्राइमरी स्कूल था वो अब बड़े स्कूल में बदल गया। दोस्तों कहानी अब आगे बढ़ती है। एक बार की बात है, रामलाल अपने घर वापस आए और घर वापस आके अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे विशंबर ने भोली से शादी करने का प्रस्ताव दिया है, क्या मैं उसको स्वीकार करूं। दोस्तों विशंबर एक दूसरे गांव में रहने वाला एक काफी प्रॉस्पर समृद्धशाली व्यक्ति था, एक बनिया था, व्यापारी था जिसके पास अच्छा पैसा था। तो जब रामलाल अपनी पत्नी को बोलता है कि क्या मुझे विशंबर का प्रस्ताव भोली के लिए स्वीकार करना चाहिए, तो उसकी मां पट से बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, उसके पास मैंने सुना है बहुत सारा बैंक बैलेंस है, बैंक में बहुत सारा पैसा है, अच्छी दुकान चलाता है, काफी पैसे वाला है। लेकिन रामलाल बोलता है वो तो सब ठीक है, लेकिन वो मेरी हम उम्र है, वो लगभग मेरी उम्र के बराबर है और एक पैर से लंगड़ाता भी है। तो वही भोली की मां बोलती है इसमें क्या, अपनी भोली कौन सी सुंदर है, भोली भी तो कुरूप है, बदसूरत है। और रामलाल से जब उसने इस तरीके की बातों को कहा और एक बात और जोड़ी कि विशंबर दूसरे गांव का है, हमारी भोली के बारे में नहीं जानता कि वो दिमाग से कमजोर है या उसका शरीर कैसा है, ये सब कहते हुए उसने रामलाल को कन्विंस कर लिया कि आप भोली के लिए जो प्रस्ताव आया है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। तो पास में ही चारपाई पे लेटी भोली ये सारी बातें सुन रही थी। उसको लगा कि मुझे अपने पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। दोस्तों शादी तय हो जाती है। और एक चीज सॉरी, दिसंबर दहेज की कोई भी मांग नहीं कर रहा था, तो उसकी पत्नी ने ये और कहा कि वहां पे दहेज भी हमें नहीं देना पड़ेगा और हमारा फ्री में काम हो जाएगा। दोस्तों शादी तय हो जाती है। शादी की जब तिथि जब आती है, दिसंबर घोड़ी पे चढ़ के, और फर्स्ट क्लास सजी हुई घोड़ी है और बारात बैंड बाजों के साथ, काफी बाराती थे। जब रामलाल के दरवाजे पे आती है, रामलाल की जो 3 बेटियां थी उनकी भी शादियां कभी भी इस तरीके से नहीं हुई, या गांव में किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ पे भी कभी भी इस तरीके से बारात चढ़ के नहीं आई जिस तरीके से रामलाल की बेटी भोली के लिए आई थी। दोस्तों सब लोग जब देखते हैं क्या माहौल था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तभी पंडित जी आवाज लगाते हैं दुल्हन को बुलाइए। दुल्हन जब भोली को घूंघट किए हुए थी भोली, और जैसे ही मंडप के नीचे आती है सॉरी, मंडप के नीचे जैसे ही आती है, विशंबर को उसका एक दोस्त बोलता है कि भैया वरमाला पहना दो। तो तभी क्या होता है कि भोली के पीछे एक महिला खड़ी होती है और वो भोली का घूंघट पीछे से नीचे कर देती है। तो जैसे ही भोली का घूंघट नीचे होता है, भोली का जो एक फेस था जो कि कुरूप था, उसके चेहरे पे इतने सारे दाग थे, वो चेहरा विशंबर देख लेता है और माला को वहीं की वहीं छोड़ देता है। उसके समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। अब तो वो रामलाल के सामने एक शर्त रख देता है कि या तो मैं बारात वापस लेके जा रहा हूं या मुझे 5,000 रुपए दीजिए। तो दोस्तों रामलाल, पहले 5,000 रुपए की कीमत हुआ करती थी,
तो रामलाल अपनी जो टर्बन जो पगड़ी थी वो बिशंबर के चरणों में रख देते हैं, कहते हैं कि मेरे पास इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी पूरी इज्जत है ये, हाँ मेरे पास 2000 रुपए करीब पड़े होंगे, वो आप ले लीजिए, लेकिन बारात लेके वापस मत जाइए। लेकिन बिशंबर अटल था, वो दहेज लोभी था, लोभी, उसकी ये पूरी एक प्लानिंग थी कि मैं इस तरीके से बारात लेके जाऊंगा और इस तरीके से शर्त रखूंगा और मुझे पैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें पहले से जानता था। तो किसी भी तरीके से रामलाल अपने अंदर गए, देखा इधर उधर, पैसे कलेक्ट किए, सारे पैसे लाके गड्डी बना के और बिशंबर के पैरों पे डाल दी और कहा ये लीजिए अपनी अमानत, लेकिन आप बारात वापस लेके नहीं जाएंगे। तभी दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही वो बिशंबर माला लेके आगे की तरफ बढ़ता है, माला उसने उठाई और आगे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो भोली के गले में डालना चाहा, भोली ने तपाक से एक हाथ घुमाया माला हवन कुंड में, और उसने अपना घूंघट हटा लिया और आंखें एकदम स्टेयर किया बिशंबर के सामने, बिशंबर को देख रही है। ऐसा लग रहा था कि मानो आज ज्वालामुखी फूटने वाला है। बिशंबर ये देख के चौंक गया, और दोस्तों गांव वाले बातें बनाने लगे कि कितनी बेशर्म लड़की है, अपने शादी के मंडप पे इस तरीके की हरकतें कर रही है। सभी लोग बोले कि हमें तो ये लगा था कि ये सीधी सादी गाय जैसी लड़की है, गूंगी गाय जैसी लड़की है, ये इस तरीके की हरकत करेगी, हमें नहीं पता था। तो दोस्तों तभी क्या होता है कि भोली आगे आती है और आगे आके वो बिशंबर के लिए बोलती है कि मुझे तुम जैसे लालची व्यक्ति से कोई भी शादी नहीं करनी। जो व्यक्ति दहेज के लिए इस तरीके से जब कोई कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ में जाना नहीं चाहूंगी। रामलाल उस पर चिल्लाते हैं कि अगर तू नहीं गई, अगर तेरी शादी बिशंबर से नहीं हुई तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। जब वो इस तरीके से बातें करता है तो भोली बोलती है कि मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, ये पुरानी प्रथाओं को मैं नहीं मानूंगी। दोस्तों बारात चली जाती है, बिशंबर मुंह लटका के वहां से वापस चला जाता है, गांव वाले जो थे, रिश्तेदार जो थे, वो सब चले जाते हैं। रामलाल सर पकड़ के वहां बैठ जाता है, रोने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। तो भोली बोलती है कि मैं आपके जीवन का सहारा बनूंगी, मैं अंत समय तक आपकी और माँ की सेवा करूंगी, और जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी उसी स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। और तभी वो मैम कह के संबोधन करती है, वो वही मैम वहां पे खड़ी हुई थी जिसने भोली को पढ़ाया था। और इतना कहकर दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी ने आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया होगा, आपको एक मोरल मिला होगा इससे कि हमारे देश में जो कुरीतियां होती हैं, उन कुरीतियों से ऊपर आके हमको काम करना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलिए। आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा सोनू क्लासेस में, सोनू सर के द्वारा। दोस्तों आगे भी आपको इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के कई सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी है वो आपसे कुछ बोलना चाहती, कम स्पीक। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।